Right, see, I welcome you in the brainstorming session. We have discussed so many aspects related to emotional intelligence in today's session. I would love to hear from you now. It is not necessary that you may agree to everything that I have discussed with you. You may disagree. You may come up with your own viewpoints, your own experiences and evidences which you have collected in your life related to the emotional intelligence. Last time जैसे वो सलमान साहब ने जिक्र किया था कि after going through most of the things in leadership and emotional intelligence, he concluded कि that is basically talking about the balance. And all the week I was feeling the vibes coming from that word, which is balance, कि हम balance आखिर कैसे maintain कर सकते हैं. And there is no doubt कि balance को maintain करना is the most difficult phenomena. So anyway, I would not be speaking now because I have already covered so many things. It is your time to speak now. Please, you can raise your hands and come up with your ideas, come up with your experiences that as being a toxic handler, if you are ever if you have ever experienced somebody who can be there as a toxic person, or how to deal with the difficult people, how to be more emotionally intelligent, I would love to hear from you now. Please, Ji, you may raise your hands and I would call your names accordingly. Right, Salman Saab, please take the initiative. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान साहब। सर ये तमाम टॉपिक तो खैर वो वेरी रेलेवेंट और वो हमारी जितना इंटरेक्शन होता है, जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से तमाम जो जितने आपने एक्सप्लेन किए हैं तो वो अपीलिंग है और वी फील लाइक कि ये वन वे अनदर वे कहीं ना कहीं हम इसे अपने ही उसमें फेस करते हैं। मां सिवाय कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें थोड़ा सा, जैसे सर एक एस्पेक्ट था कल्चर और इमोशंस का, तो वो क्या सर जो मैं समझाऊं वो ये था कि कल्चर स्पेसिफिक मींस हमारे एरिया टू एरिया जो वेरी कर रहा है उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक माइंडसेट की जरूरत होती है। मतलब इफ यू आर अ लीडर तो आपको जो लोग हैं जिनको आप लेड कर रहे हैं उनके कल्चर और उन डायनामिक्स पे नजर रखनी पड़ेगी टू बी मोर इफेक्टिव। ये इस एस्पेक्ट से थोड़ी सी सर क्लैरिटी आपसे रिक्वायर्ड है। और दूसरा सर ये था कि ये पैसिव एग्रेसिव कोलीग्स जो हैं ये तो मोस्टली सर ऐसा फील होता है कि ये इनकी हैंडलिंग थोड़ा सा ट्रिकी अफेयर होगा, और क्या हमारे जो यानी जिनको हम अपनी तरफ फोकस करें तो क्या हम इनको ज्यादा फेस करते हैं पैसिव एग्रेसिव कोलीग्स को? तो आपकी सर थोड़े से हेल्प रिक्वायर्ड है सर। राइट जी सलमान साहब, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने दोनों रेज किए हैं, एक कल्चरल सेंसिटिविटी का और दूसरा पैसिव एग्रेसिव पर्सन का। फर्स्ट कल्चरल के ऊपर हम बात करते हैं। एक्चुअली अक्रॉस कल्चरल जब हम मूव करते हैं तो बहुत से डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यूज और कंसिडरेशंस को हमें मद्देनजर रखना पड़ता है। ईस्ट का कल्चर अलग है, वेस्ट का कल्चर अलग है, टू बी टॉकिंग इफ आई से इन अ ब्रॉडर सेंस। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट के अंदर भी हर कंट्री मार्केट का कल्चर अलग है, हर इंडस्ट्री के अंदर काम करने का तरीकेकार फर्क है, हर इलाके के लोगों का तहजीब और तमद्दन वो डिफरेंट है, उनके वैल्यूज डिफरेंट है, रिलीजन का डिफरेंस सामने आ सकता है। तो कल्चरल सेंसिटिविटी पर्टिकुलरली उस वक्त ज्यादा जरूरी है जब हम अक्रॉस द बॉर्डर वो मूव कर रहे हो, जब हमें डिफरेंट नेशनैलिटी, रंगो मजहब के लोगों का वास्ता पड़े, उस वक्त वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि उनका जो माइंडसेट है, उनका जो सोचने का अंदाज है वो कैसा है। अरब पीपल दे थिंक डिफरेंटली, मिडिल ईस्ट के लोग डिफरेंटली सोचते हैं एज कंपेयर टू द यूरोपियन पीपल। यूरोपियन पीपल थिंक डिफरेंटली एंड फील डिफरेंटली एज कंपेयर टू द American context people. American context people think differently as compared to the Australian or Canadian perspectives. तो हर जगह के तहजीब व तमद्दन, रवायात, रस्म व रवाज, इन सब को मद्देनजर रखना हमारे लिए जरूरी है। हर जगह का जार्गन फर्क होगा, हर जगह के हालात और वाक़यात फर्क होंगे, हर जगह के इवन मिजाज और लतीफे फर्क होंगे, हर जगह की चीजों की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी। ओके तो हम अक्सर औकात एक गलती कर बैठते हैं कि जब हम अपने नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज को दूसरों पे इंपोज करने की कोशिश करते हैं। There is a very famous expression quoted, और वो ये होता है कि when you are in Rome, do as Romans do. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि when you are actually in Rome, you might not be able to do what Romans are doing. उस सूरत में I would always say कि when you are in Rome, try to do what Romans are doing, but try to maintain your individuality.
हर शख्स की एक अपनी शनाख्त है, हर शख्स का एक अपना मुकाम है, हर शख्स का एक अपना अंदाज है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड सेइंग एंड फीलिंग एंड बिहेविंग। ओके, जब तक हम उस रिस्पेक्ट को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तब तक हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू फाइंड आउट द राइट वे टू इंटरेक्ट अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, कपल ऑफ टाइम्स इन माय इंटरनेशनल ट्रिप्स आई हैव फाउंड के बाज़ औक़ात मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, बाज़ औक़ात मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए था। तो हर वक्त इंसान अपनी करेक्शंस कर रहा होता है, अपने आप को बना रहा होता है, समझा रहा होता है कि कहां पर कैसे बिहेव करना वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बिकॉज इसमें कोई इट्स नॉट फीलिंग एज इफ यू आर लेटिंग योरसेल्फ डाउन, इट इज नॉट फीलिंग एज इफ यू आर ट्राइंग टू इम्पोज अदर्स पर्सपेक्टिव। Basically, you have to learn to respect the cultural differences, and at the same time you have to keep your individuality constant। और इस तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये चीज समझनी है कि काम आप कैसे निकलवाओगे। बिकॉज वहां पर लाइक हाउ टू ग्रीट, इवन अगर आप किसी को मिलते हो तो ग्रीट करने का तरीका इन जापान डिफरेंट है, इन अमेरिका डिफरेंट है, इन यूरोप डिफरेंट है, और हमारे माशरे में डिफरेंट है। इसी तरह गुड बाय करने का तरीका डिफरेंट है, बात करने का तरीका डिफरेंट है। वो कहते हैं कि द आर्ट ऑफ डिस्कशन लाइज इन द फैक्ट वेयर टू स्टॉप। गुफ्तगू के अंदाज में अक्सर औकात आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि कहां पर किस कल्चर के अंदर किस तरह का गुफ्तगू स्टाइल वो चलेगा। अमेरिकन दे आर वेरी फ्री माइंडेड पीपल, वहां पर आप कई तरह के जार्गन, कई तरह के आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, लेकिन जापानीज दे आर वेरी कॉन्शियस पीपल, वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी रिजर्व्ड एनवायरनमेंट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो इस तरह हर जगह के हालात और वाकयात के मुताबिक आपको अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए, ढालना आना चाहिए, and although keeping your individuality constant। दूसरा जो भी आपका पॉइंट था, दैट इज पैसिव एग्रेसिव, दे आर ऑब्वियसली ट्रिकी पीपल, क्योंकि जो एक्चुअली एग्रेसिव है, जो एक्टिव एग्रेसिव है, एग्रेशन शो कर देता है, वो तो हमें नजर आ गया ना, हमें पता चल गया कि इस बंदे ने फलां चीज माइंड किया है, आप उसको टैकल करने की कोशिश करते हो। पैसिव एग्रेसिव मोस्टली वो लोग होते हैं कि जो बड़े ढके छुपे से होते हैं, जो अपने अंदर एग्रेशन को दबाए रखते हैं, एंड यू नेवर नो कि वो एग्रेशन वोल्केनो की तरह किस दिन कैसे फटेगा। तो वहां पर डील करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू बैकफायर समडे। दे आर द पीपल हु आर ट्रिकी, दे आर द पीपल के जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बियॉन्ड जाकर वो एक्ट और रिएक्ट करेंगे। तो वहां पर हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि जो पैसिव एग्रेसिव्स हैं उनको हम टैकल कैसे करें, बिकॉज उन्होंने अपना एग्रेशन शो नहीं किया, वो आपके मुंह के ऊपर कुछ और बयान कर रहे होंगे और बैकएंड के ऊपर वो कुछ और बयान कर रहे होंगे। तो ये चीजें बड़ी हर्टफुल हो जाती हैं, ये चीजें बड़ी ट्रिकी हो जाती हैं, इनको बड़ा स्ट्रेटेजिकली टैकल करना पड़ता है कि जो पैसिव एग्रेसिव लोग हैं, हाउ टू डील एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद देम इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बारे में हमने कुछ जो एडवाइजेस थी फ्रॉम द ऑथर्स वो अभी देखी हैं। I would like to pick the comments from the other participants as well. जी जहाज़ेब, you would like to say something, please? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। जी वालेकुम अस्सलाम जहाज़ेब। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं बिल्कुल को कंसाइज करके आपके सामने रखूंगा। इसमें जो हमने स्टार्ट लिया था इस कोर्स को पढ़ने से, जहाँ पे हमने देखी थी कि क्या इन 8 एबिलिटीज होती हैं लीडर के अंदर, या वो पॉलिश किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसको देखें कि लास्ट टाइम हमने एक आई थिंक 4th डायरी में हमने एक किया था कि साइको डायनामिक इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। उसमें जो राइटर है वो दावा कर रहा था कि लीडर जो है उसमें साइकोलॉजिकल इतना वो स्ट्रांग होता है कि जस्ट लाइक ए केयर टेकर है बेबी के लिए, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है बचपन से लेके तो उसकी अप एज तक, जहां तक भी वो उसको एज अ लीडर चला रहा है। तो इतनी ज्यादा उसके अंदर एबिलिटीज होती हैं, साइकोलॉजिकली सेंसिटिव होता है वो, और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिसीजंस वगैरह करता है। लेकिन यहाँ पे अभी ये जो कुछ देर से हम एक्सरसाइजेस के बाद से शुरू हमने किया है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले हम लीडर है क्या वो सीख रहे थे कि अब हम सीख रहे हैं कि लीडर बनता कैसे है। तो अभी के जो है, अभी तो हम ज्यादा नसीहत ही कर रहे हैं उसको, लीडर को, कि भाई आप जो है आपको किस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये मैं सर जरा जानना चाह रहा हूँ कि पहले हम लीडर को बता रहे हैं कि लीडर जो है वो मेंटली तौर पे साइकोलॉजिकली इंतहाई सेंसिटिव और स्ट्रांग है और वो आपको बिल्कुल समझता है,
और अब यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं कि यार नहीं, अगला बंदा जो सामने है, आपके अपोनेंट जो है, वो उसको आपने उसको भी सुनना है, आप अपनी ही बात ना उसके ऊपर इम्पोज करते जाओ, उसकी बात को भी सुनो। इसको थोड़ा सा सर क्लियर कर दें। जी एब्सोल्युटली राइट जहां से आपकी परसेप्शन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कोर्स बिल्कुल ठीक है कि हमने शुरू में लीडरशिप पर्सपेक्टिव में चीजों को देखा, हमने ये डिस्कस किया कि लीडर जो है वो बॉर्न है कि मेड है, फिर हमने साइकोडायनामिक एविडेंस बेस्ड कई तरह के एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, फिर टोटल लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में हम चीजों को लेकर चल पड़े, अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में लेकर बात को आ रहे हैं। एक चीज विच इज टू बी काउंटेड एंड विच इज टू बी अंडरस्टूड, और वो ये है कि देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट। आप कभी भी किसी भी स्टेज पर आप ये नहीं समझो कि द लीडर जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में पर्टिकुलरली लीडर कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट पर्सन। क्योंकि हो सकता है कि उससे भी मिस्टेक्स हो सकता है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ना कर सकता हो सकता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना कर सकता हो। तो लीडर को इंसान समझें सबसे पहले, और अगर वो एक इंसान है तो उससे गलती भी हो सकती है, ये बात भी समझ लें, ठीक है। और अगर उससे गलती हो सकती है तो उस गलती का मुदावा भी होना चाहिए, उस गलती की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, उस गलती के रिपरकशंस भी होनी चाहिए, उस गलती के बारे में आपको अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या यूज करना है इसके बारे में भी सेंसिटिव रहना चाहिए। किसी भी स्टेज के ऊपर हम इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअर को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, हम अदर पर्सन को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। हमारी जो 4 डोमेन्स हैं, हमारे जो 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हैं, हमारे जो होम है, प्रोफेशन है, हमारी अपनी जात है और कम्युनिटी है, उस सारे की इंपॉर्टेंस को हमने मद्देनजर रखना है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इतने सारे ऑथर्स और इतने सारे आर्टिकल्स आपको कवर करवाने का एक और मकसद भी ये था कि हम मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स में चीजों को देख सकें। हम किसी एक फैक्टर को पकड़कर सिर्फ ना सोचने बैठ जाएं, हमारा माइंड सिर्फ उसी के ऊपर फिक्स ना हो जाए। वी शुड बी एबल टू कंप्रीहेंड सो मेनी थिंग्स सो दैट हम उस सारे की रोशनी में फिर अपने जो नतीजे हैं उनको अखज़ कर सकें, अपने व्यू पॉइंट्स को बुरुएकार ला सकें, सामने रख सकें। ठीक है, तो ये एक मल्टीपल सा एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें के बहुत से लोगों की थॉट्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि हाउ पीपल आर थिंकिंग, हाउ पीपल आर बिहेविंग, हाउ पीपल आर इंटरेक्टिंग। और इन सब की रोशनी में ऑब्वियसली फिर हमें अपने कोर्स ऑफ एक्शन को इन अवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन अवर लाइफ, इन अवर प्रोफेशन, इन अवर कम्युनिटी इंटरेक्शन वो करेक्ट करना है, सुधारना है, बताना है अपने आप को, समझाना है अपने आप को, और वहां से चीजें जो हैं वो हमारे लिए बेहतर होती चली जाएंगी, क्लैरिफाई होती चली जाएंगी। तो दैट इज हाउ लाइक आई हैव ट्राइड टू लिंक अप सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ऑथर्स, सो मेनी आर्टिकल्स, सो मेनी रिसर्च एविडेंसेस टू कम अप विद सम ओपन लेवल टॉक एंड डिस्कशन। ऑब्वियसली मैं आपका अगला क्वेश्चन पिक करता हूं, बट लेट रिफत से हर वर्ड्स। जी रिफत। जी सर, ये भी कल्चरल डाइवर्सिटी के जो एस्पेक्ट डिस्कस हो रहा है उसको, बल्कि लिटरेचर रिव्यू अगर इस टॉपिक पर करें तो अब तो बाकायदा ये अलग फील्ड, ये एक अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ही कल्चरल इंटेलिजेंस के नाम से स्टडी की जा रही है। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन के बाद और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद जैसे ही रीच बढ़ी है पूरी दुनिया में, लोगों की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ा है, तो इस एस्पेक्ट को इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल वो ज़हन में पीके मूवी आ रही थी जिसमें वो एज एन एलियन जब वो इस दुनिया में आता है और देखता है कि किस तरह प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में हर चीज़ का जार्गन अलग है, हर चीज़ का, हर कलर का मीनिंग अलग है। कहीं पे गाय की पूजा की जा रही है और कहीं पे उसको ज़बह करके खाया जा रहा है। इसी तरह मतलब कई वहाँ पे डिनोमिनेशन, वहाँ पे कल्चरल इंटेलिजेंस की उस समझ लें उस बंदे में कमी थी, जो समझ नहीं सका कि यहाँ पे क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं और उनके साथ कैसे इमोशंस अटैच हैं। तो एक नया टॉपिक जो जिसके बारे में सिर्फ एक शेयरिंग है, जो मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ के, जो कि उससे पहले नहीं था मेरे इल्म में, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस पर मूवी भी बनी है सीक्रेट, रोंडा बायरन की। और उसको पढ़ के मतलब ये एनलाइटनमेंट हुई कि एक तो उसका लिंक भी मतलब इस्लामिक टीचिंग्स में से जब मिलता हुआ नजर आया तो एक और इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मतलब उसका मेन थीम ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी एक जैसी फीलिंग्स, एक जैसे इमोशंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और आप अगर अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। मतलब ये चीज़ें हमारे अपने बिलीफ्स में भी हैं कि खुदा भी कहता है कि मेरे से बंदा जिस तरह गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही पेश आऊँगा। और ये भी आयत है कि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, यानी अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा।
तो ये मतलब फिर इस चीज़ की साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन इस पूरी थ्योरी में पढ़ने में सामने आई कि वाकई सबकॉन्शियस में एक ऐसा पैराडाइम बन जाता है जब आप कोई पॉजिटिव थॉट अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में लेके आते हैं, ऐसा पैराडाइम बन जाता है जिसकी वजह से आपकी पूरे बॉडी में एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है, और फिर वही इंटेंशन जो है वो एक्शन में कन्वर्ट होती है और फिर एक रिजल्ट जनरेट करती है। तो जैसी मतलब सोच हो वैसा ही उसका रिजल्ट निकलता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हुए मतलब काफी कंटेम्प्रेरी इशू देखने में है। तो इस तरह की कई चीजें, एक ABC मॉडल ऑफ रेजिलियंस, ये रेजिलियंस के बारे में सर्च करने से उसमें भी एक अछूती एक डायमेंशन थी कि एडवर्सिटी किसी रिजल्ट में तब बदलती है और डिपेंड करती है कि किस तरह के रिजल्ट में बदलेगी, किस तरह के रेजिलियंस में बदलेगी। ये डिपेंड करता है कि वो किस बिलीफ के बंदे से डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है, मतलब उसका बिलीफ बड़ा मैटर करता है। और हमारे भी वाकई हमारे भी जब हम पे भी जब बुरे हालात आते हैं तो हम भी अपने किसी सपोर्ट सिस्टम की तरफ देखते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम की तरफ देखते हैं, हम भी अल्लाह मालिक है कह के और उसी फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिज्म को जहन में रखते हुए रेजिलियंस शो करते हैं। और मतलब इसको एडवर्सिटी बिलीफ और कॉन्सिक्वेंस मॉडल, जिसको ABC मॉडल कहा जा रहा था, मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी कि इस तरह की भी थ्योरीज मिलती हैं। वेरी राइट रिफत। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हमारे पास अक्सर औकात होती हैं, जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हमें गाइड करती हैं, ट्रेन करती हैं और हमें मोल्ड करती हैं टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये डेफिनेटली दीज थिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट डेफिनेटली प्रिवेल्स। सेकेंडली, अभी जैसे आपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि 53% ऑफ द जॉइंट वेंचर्स इन द वर्ल्ड दे फेल। Now, why this huge number is there? Why 53% joint ventures in the world fail across the borders? Both the organizations, multinationals, when they go for joint ventures, so 53% is the failure rate. और इस 53% failure rate के backend के ऊपर there is only one dominant reason. Other reasons do prevail, but there is one dominant reason, and that is cultural conflicts. कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से 53% जॉइंट वेंचर्स अराउंड द वर्ल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड फैसिलिटीज दे फेल। तो अब जाहिर है कि ये चीज भी बहुत ज्यादा इंडिकेट करती है कि कल्चरल जो सेंसिटिविटीज है, कल्चरल डायनामिक्स है, कल्चरल जो इंटेलिजेंस है, उसको एक नो डाउट के बिल्कुल टोटली सेपरेट फील्ड के तौर पर अब पिक कर लिया गया ताकि हम इस चीज को समझें। और पर्टिकुलरली इन द ग्लोबलाइजेशन का जो एक वेव चल निकला, ग्लोबलाइजेशन का जो एक ट्रेंड चल निकला, इसमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, particularly when you are moving across the borders. लेकिन even within the borders भी बहुत फर्क है। आप यहां से कराची तक चले जाओ तो हालात बड़े डिफरेंट है, वाकयात बड़े डिफरेंट है, लोगों के टेम्परामेंट्स बड़े डिफरेंट है। आप उस तरफ नॉर्थ की तरफ चले जाओ, लोगों के मिजाज, लोगों की बोली, लोगों के हालात और वाकयात, लोगों के रहन सहन के तरीके, उसमें आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। तो एक विद इन कंट्री भी और आउटसाइड कंट्री भी जाहिर है कि वेरिएशंस हैं, और उन वेरिएशंस को समझना, बिकॉज अगर हमने अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनल लेकर जानी है या नेशनल लेवल पर भी स्प्रेड करनी है, तो वी हैव टू बी सेंसिटिव, वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल दैट हाउ पीपल बिहेव, हाउ पीपल इंटरेक्ट, हाउ पीपल लिव देयर लिविंग्स। You are absolutely right, Rifat. Thank you very much for your contribution. Amna Ishaq, you would like to say something, dear? हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, मैंने ये कंट्रीब्यूट करना था कि माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा लीडरशिप के बारे में पहले बताया, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी की। मतलब ये वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे हमें लगा कि ये हमारे कम्युनिकेशन को, इंटरेक्शंस को, हमारे जो पर्सनल्स है, ग्रूमिंग को, उसको जो डिस्क्राइब करता है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैंने अपना 4-वे विन अचीव करना चाहा आफ्टर टेकिंग योर वैल्यूएबल सेशंस, तो ये हुआ कि जब मैंने उसको पहले ही एफर्ट की, मतलब अपने वर्क प्लेस में मैंने एफर्ट की कि मैं अपना 4-वे विन अचीव करूं, मैं अपने जो एक्स्ट्रा बर्डन है उनको रिमूव करूं, लेकिन उसको एक स्ट्रॉन्ग सा कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। यानी अगर आप 2 तो 2.5 साल से अगर आप काम कर रहे हो, तो पाकिस्तान में मतलब मैंने फिर ये अज्यूम किया कि ये जो स्टडी सारी हुई है ये यूरोप वगैरह इधर कंट्रीज में हुई है, वहाँ पे ये लोगों ने स्टडीज के जो है ना रिजल्ट्स बताए हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको जब आप अपना हक के लिए बात करो, आप अपने मतलब 4-वे विन की बात करो, तो आपको ये बताया जाता है कि जी आप छोटे हो, आपकी मतलब आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने एल्डर्स की, आपने उनके भी काम करने हैं, आपने उनकी भी ड्यूटी करनी है, आपने मतलब सारा कुछ मैनेज करना है।
तो सर मेरा ये था कि अगर इसी पर्सपेक्टिव से कि आपको मतलब एज अ रिस्पेक्ट में आपको आपकी एज कम होने में आपको ये सारा बियर करवाया जाता है फोर्सफुली, तो सर फिर वहां पे हम लोग कैसे अपना ये मतलब फॉरवर्ड विन अचीव करेंगे और किस तरह से हम लोग जो है ना अपनी जो है सारा अचीव करेंगे? Okay, thank you very much, Amina, for your question, and it is a very important question and a very detailed elaboration जो आपने अभी दी कि how you are unable to achieve your objectives and consequences were not favorable. Actually, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। हर दुनिया के कोने में, हर दुनिया के इलाके में अपनी तरह के चैलेंजेस, अपनी तरह के पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं। बेसिकली उसी डिस्कशन में हमने आखिर में आकर एक्सरसाइजेस के एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो लेकर आते हो, और फिर हमने कहा था कि जरूरी नहीं होगा कि आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कामयाब भी होंगे। सो मे बी आपने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, that experiment was not able to come up with fruitful results. That does not mean that the whole concept or the theory was not applicable. Maybe you have to revise your experiment. Maybe you have to redefine the relations. Maybe you have to redefine the priorities and expectations. Maybe you have to redefine even the consequences coming out of those experiments. तो ये सब चीजें करने की हमें बारहा जरूरत है। लगे रहना शर्त है, ट्राई करते रहना शर्त है, ठीक है। इवेंचुअली आखिरकार वो क्या कहते हैं कि पड़े जो पानी मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। ओके, तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप बाय ड्रॉप थिंग्स वुड चेंज। लेकिन हम एकदम से जल्दबाजी के अंदर एक गलती ये कर बैठते हैं कि हम रेवोल्यूशनरी चेंज को देखना चाह रहे होते हैं, जबकि रेवोल्यूशनरी चेंज आ तो जाता है, लेकिन रेवोल्यूशन कैन कम अप विद सो मेनी अनवांटेड थिंग्स एज वेल। So it is to be on the safe side, you know, evolutionary change जो है उसको अंडरस्टैंड करने की बाज़ औक़ात हमें ज्यादा जरूरत होती है। एट द सेम टाइम लोगों की, आपको जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो हो सकता है कि बहुत सी नई बातें आपके सामने आई हों कि लोग इस तरह से यूं भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब उनके जो भी रिएक्शंस हुए, वो छोटे थे, वो बड़े थे, वो दाएं वाले थे या वो बाएं वाले थे, वो जो कोई भी थे, आपको ये देखना है कि उनके जो भी रिएक्शंस आए, दोज रिएक्शंस आर मोस्ट वेलकम। और अब आप देखो कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सरसाइजेस थी ये सिर्फ मुझे सबमिट करवाने के लिए नहीं थी, ये लाइफ लॉन्ग अपने साथ चलाने के लिए थी। और इसी का नाम मैंने रखा था एडजस्टमेंट, कि आपने एडजस्ट करना सीखना है, आपने कंप्रोमाइज करने की तरफ नहीं जाना है। सो एडजस्टमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने आज के सेशन में भी 2-3 दफा ये बात एक्सप्लेन की कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस रिपेयर थिंग, कॉन्टिन्यूअस रिपेयर थिंग। आप एक ट्राई करते हो, गलत हो जाती है, दूसरी ट्राई करके देखो, तीसरी ट्राई करके देखो। सो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द होप, विद द प्रेयर, आसानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ओके, और आपका हर नया एक्सपेरिमेंट और आपका हर नया फेलियर वो आपको सिखाता है कि कहां पर सही थे, कहां पर गलत थे। तो ये सब लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ये सारी एक्सरसाइजेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए थी। इसमें हम कहीं पर भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे कि 1 2 3 4 ओके दैट इज द कंक्लूजन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक डिस्कशन, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेम, एक टॉक आपके साथ की गई, जिसके बाद अब जिंदगी को आपने गुजारना है, आपने अपने कंडीशन कंस्ट्रेंट्स को देखना है, आपने अपने आप को एवेल्युएट करना है कि कब, कहां, क्यों, कैसे आपका बर्ताव होना चाहिए। जी जहांजेब, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग प्लीज? सर माशाल्लाह हमने लीडर्स के बेशुमार क्वालिटीज को और एबिलिटीज को और स्किल्स को पढ़ा, तो उसको एक सेंटेंस के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है सूरह अल-कलम के अंदर कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन इखलाक के ऊपर फाइज किया है। अब जितने आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, किसी न किसी तनाजर के अंदर वही इखलाक और वही एबिलिटीज और स्किल्स को डिस्कस किया गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं। लेकिन एक चीज अभी मुझे मिसिंग लगी है, या फिर मैं स्किप कर गया हूँ, तो क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हैं, तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुरान की एक आयत है सूरह रहमान की कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि नेकी का बदला, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो लीडर के माइंड के अंदर क्या अभी तक किसी राइटर ने या रिसर्चर ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि लीडर जो है बाय हार्ट माइंडफुल होके एहसान के जुमरे को अपने ज़हन में लाते हुए तो वो अपनी टीम के साथ चल रहा हो? थैंक यू सर। Well, not perhaps with the same words. वो तो मैं ऑब्वियसली मेरी ऐसी स्टडी में कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी कि द सेम वर्ड्स और द सेम
कॉन्सेप्ट ऑफ एहसान वो मैंने कहीं देखा हो, लेकिन वेल दे हैव ट्राइड, यू नो, वो भी तो ट्राई कर रहे हैं ना, वो कौन से अल्टीमेट हो गए, वो कौन से परफेक्ट हो गए, तो they have tried to come up with different ideas again। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायद कोई बात उस हवाले से वो हुई हो कि how the leader is interacting with the people and how the people should be interacting with the leader in reverse। उसके ऊपर सोचा जा सकता है, परखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि how different people are coming up with this particular idea। और अगर फर्ज करो कि हमें उसमें गैप आइडेंटिफाई हो कि there is still like a room, वो ऑब्वियसली गैप होता है, परफेक्शन कहीं नहीं है, किसी की स्टेटमेंट हरफे आखिर नहीं है, ठीक है, तो उसमें हम उसके ऊपर वर्किंग अपना रिसर्च एविडेंस, अपना रिसर्च कॉन्टेक्स्ट उसके ऊपर वो लेकर आ भी सकते हैं। देयर इज नो डाउट कि कुरान का एक एक लफ्ज जो है उसके ऊपर तहकीक खत्म नहीं हो सकती, वो जितना भी हम करते चले जाएंगे उसके मफहूम और उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और खुलकर वाजिया वो होते चले जाएंगे, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है। और नो डाउट उसमें तो कोई शक और शुबा है ही नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनका जो उसवा हसना है दैट इज समथिंग कि जिसके बाद फर्दर कोई बात रह नहीं जाती। ओके और जैसे खुतबा हज्जतुल विदा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्ना, जब तक इसको थामे रखोगे तो फरके का शिकार नहीं होगे। तो वी हैव टू यू नो study these things, we have to comprehend these things, we have to understand these things कि कितने खूबसूरत अंदाज में और अमल के साथ, अभी तो हम सिर्फ थ्योरीज को देख रहे हैं ना, अमल के साथ उसके इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ चीजों को वाजिया और बयान वो किया गया। तो नो डाउट हमारे पास जो खजाना है वो हम खुश नसीबों में से हैं कि हम उस खजाने के जो है वो हम तक वो पहुंचा और उस खजाने को हम जानते हैं और मानते हैं और समझने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो Inshallah Ta'ala, with the passage of time, things would be getting more clear to us और हम better able होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान और हदीस के मफहूम को भी कि वहां पर किस तरह अल्फाज को बयान किया गया और हर लफ्ज के अंदर जो एक पूरी तारीख और एक पूरा समुंदर और एक पूरा जो एक जहान छुपा है उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं और क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इसके ऊपर वर्किंग हो सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वो हो सकती हैं। आई वुड लाइक टू हैव मोर वर्ड्स फ्रॉम मोर पीपल। आई थिंक समबडी एल्स रेज्ड द हैंड। जी समवन, आई वुड लाइक योर कंट्रीब्यूशंस प्लीज। अरीहा, आतिफ प्लीज, anything you would like to add? जी तस्बिया, आमिना मंजूर प्लीज, anything you would like to add बेटा? जी सलमान साहब, you would like to say something अभी तक जो हमारी बात हुई, और रिफत और जहाज़ेब, anything? जी आतिफ प्लीज। सर मैंने ये जो भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिकल अब देख रहे थे हमसे, इसमें सर एक तो वो ना जो आपने कहा वो प्रोटेक्ट करे खुद को, इसमें सर मैं जो हम देखते हैं इसमें ऑफिस में या किसी जगह पे काम करते हुए अगर हम अनड्यू किसी के फेवर में चले जाते हैं तो जारी बात है वो हमारे लिए ना वो बाल बन जाती है। एक टाइम पे आके हमें फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है या हमें फिर वो चार्जशीट वगैरह भुगतनी पड़ती है अगर ना हम उसको ओवरकम कर सके। एक तो ये चीज थी, उसमें था कि हम किस तरह से अपने आप को ना उतना सेफ रख सके कि हम दूसरों की हेल्प भी कर लें और उसको ना चलते हुए रहे फील्ड में। ओके सर मैंने जी जी टॉक्सिक हैंडलर में हम इसको जो प्रैक्टिकल फील्ड में है उसमें किस तरह से हम ये करें कि टॉक्सिक हैंडलर बन सकें, लेकिन हमारा अपना जो लास है या हमारा अपना जो फेम है वो ना उसको डाउन ना हो जाए। ओके ओके जी जहाँ आतिफ, इसके अंदर प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन आवर बाउंड्रीज। ठीक है, हमें अपनी हदूद वो खुद से डिफाइन करनी पड़ेंगी, अपने लिए डिफाइन करनी पड़ेंगी, और हमें कोशिश ये करनी है कि हम ओवर बर्डन ना हो जाएं। टॉक्सिक हैंडलर होना बहुत अच्छी बात है, जैसे अभी आपको मैंने एक कोटेशन सुनाई थी कि एवरीबॉडी लाइक्स टू लोड अ विलिंग हॉर्स। ठीक है, तो अगर आप रेडी हो जाएंगे लोगों के बर्डन को एक्सेप्ट करने के लिए तो फिर तो हर कोई आके अपना बर्डन आपके ऊपर डाल देगा और आप यू विल बी स्टक, यू विल बी फेड अप, यू विल बी एग्जॉस्टेड। ठीक है, उसके लिए एक टेक्निक समटाइम्स व्हिच आई एडवाइज टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दोस थिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। एक टिप ऑफ द डे सिर्फ आपको एक दे रहा हूं, और वो ये है कि नेवर ट्राई टू कम अप विद योर 100%। ये बड़ा सोच के मैं बात कर रहा हूं
नेवर ट्राई टू गिव योर 100%, बिकॉज अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में अपना 100% दे दिया और जब आपसे मजीद की डिमांड की जाएगी तो कहां से लाएंगे? ठीक है, सो ट्राई टू हैव सम मार्जिन विद यू, try to have some buffer zone with you, try to have some gap with you, ताकि आपसे जब फर्दर की डिमांड की जाए तो आप फर्दर अपनी एफिशिएंसी, फर्दर अपनी प्रोफिशिएंसी, फर्दर अपना कंट्रीब्यूशन वो दे सकें। अगर आपने पहले दिन ही अपने आप को अपनी लिमिट्स के ऊपर एग्जॉस्ट कर दिया तो व्हाट वुड यू हैव फॉर द सेकंड डे, व्हाट वुड यू हैव फॉर द थर्ड डे? और अगर फर्ज करें कि ऐसा आपसे हो भी गया है, सपोजिटली कि यू वर सो डेडिकेटेड, यू वर सो इन्वॉल्व्ड, यू वर सो एंगेज्ड, यू वर सो लॉयल कि यू हैव गिवन ऑलरेडी योर 100%, तो फिर अब क्या करें? उसका भी तरीका हमारे पास मौजूद है कि नाउ यू हैव टू टेक अ ब्रेक। ओके, अभी जैसे हमने सेशन में भी डिस्कस किया कि यू मे हैव टू टेक अ ब्रेक। ओके, तो आपको फिर एक वक्फे की जरूरत है। उस वक्फे के बाद फिर आप दोबारा से री एनर्जाइज हो जाओगे, रिचार्ज हो जाओगे, जिसके बाद फिर से आप अपना कंट्रीब्यूशन देने की कैपेबिलिटी में वो आ जाते हो। नाउ बीइंग अ टॉक्सिक हैंडलर, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, क्योंकि जो सबकी सुनता है उसकी फिर कोई नहीं सुनता, नंबर 1। नंबर 2, जो सबकी सुनता है वो किसको सुनाए, नंबर 2। नंबर 3, जो सबकी सुन लेता है उसको बाज़ औक़ात सबका सहना पड़ता है, क्योंकि सब अपना गम, अपना गुस्सा, अपना जज्बा, अपना इमोशन, अपना सब कुछ उसके ऊपर उंडेल कर, वॉमिट करके वो बरियो जिम्मा हो जाते हैं। और फिर ये देखना पड़ेगा कि अब वो किधर जाए, और उससे क्या होगा कि उसका अपना एंजाइटी, अपना फ्रस्ट्रेशन वो बूस्ट अप कर जाएगा। यहां पर अभी जैसे आपको मैंने डिस्कस किया था कि हमें साइकोलॉजिस्ट का जो तरीकाकार होता है ना, उसको समझना पड़ेगा। अगर एक साइकोलॉजिस्ट तमाम मरीजों की बीमारियों को या उनकी प्रॉब्लम्स को दिल पे ले लेगा तो वो तो मारा जाएगा बेचारा। उसको क्या करना है, उसको बकायदा उसके लिए हमारे पास साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं कि वो अपने माइंड को रिलैक्स कैसे रखे। एक और गलती जो हम ये करते हैं ना कि हम एकदम से अपनी सिंसेरिटी में, मैंने लफ्ज कई दफा अपने सेशंस में बोला है, सिंसेरिटी वाला, कि हम अपनी सिंसेरिटी में बाज़ औक़ात जरूरत से ज्यादा आगे चले जाते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने आप को बहुत पर्सनलाइज कर लेते हैं उस चीज के साथ। ओके, जब हम डिटैच होना नहीं सीखेंगे, जब हम नो कहना नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी एनर्जीज को फोकस्ड रखना। और जितने ज्यादा लोगों के ऊपर आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना शुरू कर दोगे, होगा यह कि आपके पास कम एनर्जी बचेगी उन लोगों के लिए जिनको वाकई आपकी तवज्जो दरकार थी। ओके, अगर आप अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन में दे आए हो तो घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अगर आप 100% घर वालों को दे आए हो तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या छोड़ा? तो आपको अभी जैसे सलमान साहब ने बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया था, वो अभी तक मैं उसकी रिवर्बरेशंस के अंदर वो इन्वॉल्व हूं कि बेसिकली द लेसन व्हिच वी हैव टू लर्न इज टू क्रिएट द बैलेंस। ओके, लर्न टू क्रिएट अ बैलेंस। और उस बैलेंस के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस, ये सारी एफर्ट, ये सारी जिदोजहद, ये सारे तबादला ख्याल वो हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने लिए अपना बैलेंस क्रिएट कर सकें। और एक और बात याद रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नहीं आएगा आपकी मदद को। आप ये मत समझिए कि एकदम से कोई आकर आपका हाथ पकड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद से, अपनी एफर्ट से, अपनी जदोजहद से, अपने थॉट प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए वो चीजों को समझना है, इनकॉर्पोरेट करना है, अपनी जदोजहद करनी है, क्योंकि आपके हालात और वाकयात जो आप समझ सकते हो वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ओके, तो दैट इज द रीजन कि यू हैव टू बी ट्राइंग टू फाइंड द एनर्जी इन योरसेल्फ, कि आप अपने आप को बैलेंस भी रखो, अपने कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझो, अपनी लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स को भी समझो। दैट डज नॉट मीन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दैट डज नॉट मीन दैट यू स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग, स्टॉप वर्किंग। ये काम नहीं कहा जा रहा। स्टॉप मूविंग, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट ट्राइंग। ठीक है, तो ट्राई अगेन का जो एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है ना, उसको समझने की जरूरत है कि हमें लगे रहने की जरूरत है, जद्दोजहद करते रहने की जरूरत है। और ये भी याद रखिएगा कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। ठीक है, तो वो पहचान ये नहीं है कि वो शाह सवार गिरता नहीं है, पहचान ये है कि अगर गिरे तो फिर उठ जाए, फिर गिरे तो फिर उठ जाए। ठीक है, तो अपने आप को बूस्ट करना, अपने आप को एनर्जाइज करना, अपने आप को समझाना, बताना, मनाना, ये करना पड़ता है, ये कॉन्शियस लेवल पे करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम अपने आप के अंदर एक बूस्ट, एक पावर, एक एनर्जी वो ढूंढ सकें और वहां से इंशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज, एक नए दौर का आगाज वो हो पाएगा। I would like anybody else to please continue the discussion. हमारे पास 5 minutes हैं, and I wonder कि if those 5 minutes can be utilized in more effective way.
जी, anyone would like to add something? Anyone can help me out? जी सलमान साहब, प्लीज। सर, जो एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया उसमें मैं जो क्रिटिकली उसे देख रहा था, तो सर सबसे यानी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑल्दो कि एवरी सब्जेक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एस्पेक्ट है सर मैनेजिंग एंगर, अगर ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसको हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन ये वो चीज है कि अगर जिस बंदे ने एंगर पे कंट्रोल कर लिया, तो मैं ये समझता हूँ सर, अपना एक्सपीरियंस या इस स्टेज पे पहुंचने के बाद वी फील लाइक whosoever is able to control the anger, तो वो इन तमाम चीजों में काफी हद तक आगे बढ़ सकता है। बिकॉज ये एंगर मैनेजमेंट जो है, मैं ये समझता हूँ सर कि लीडरशिप में एक टॉप की क्वालिटी में होगा, क्योंकि सर एंगर जरूरी भी है। ये जब हम सर पिछले वीक जो डिस्कशन या जो टॉपिक्स हम गो थ्रू कर रहे थे, तो उसमें भी ये फील आया सर कि एक जगह यानी एंगर का एक लेवल रिक्वायर्ड भी होता है, बिकॉज जब आप एक बॉडी को कमांड कर रहे हैं या आप उन चीजों को सीधा करते हैं, अब फिर वही सर मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि वो बैलेंस इज रिक्वायर्ड। तो ये मैनेजिंग एंगर जो है सर, ये इट इज एन आर्ट, और ये सबसे बड़ी यानी वो एक खूबसूरत है। somebody is managing the anger, he will be a good leader। ये यानी मैं फोकस ऑन कि ये एक अच्छा एस्पेक्ट है लीडर के लिए। वेरी राइट जी सलमान साहब, नो डाउट के गुस्से को हराम कहा गया है, और गुस्सा जो है वो बुनियादी फैक्टर है जो कि फसाद की जड़ बनता है, बेशुमार अनवांटेड एक्सप्रेशन और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। देयर इज नो डाउट, एब्सोल्युटली राइट जी, वेरी राइटली सेड। जी रिफत, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग प्लीज? जी सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे सम अप करने के लिए इस पूरे इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्स के बाद कि ये इतना कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है कि इसके जितने भी एस्पेक्ट्स को खंगाला है, हर तरफ से वो लीडरशिप से लिंक्ड निकला है। मतलब मैं अगर कहूँ कि अगर लीड बाय फील का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यही टोटल लीडरशिप है। मतलब और दूसरे एस्पेक्ट्स भी इसमें कवर होते हैं। इसमें कॉग्निशन भी आ जाती है, इसमें इमोशन भी आ जाता है, इसमें फीलिंग्स भी आ जाती हैं, इसमें कल्चरल इंटेलिजेंस भी आ जाती है। यानी इतना ये वाइड और कॉम्पैक्ट टॉपिक है कि हम यही कह सकते हैं कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको कवर करती है इमोशनल इंटेलिजेंस, पूरी लीडरशिप की रिजीम को कवर करती है। वेरी राइट जी। और अब बहुत इंटरेस्टिंगली इन द लास्ट फ्यू सेकंड्स आई वुड लाइक टू से कि अब इस सारी डिबेट को अब हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिसीजन मेकिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारा डिसीजन मेकिंग की डिस्कशन शुरू होगी, और अब हम ये देखेंगे कि इस सारी डिबेट की रोशनी में कि लीडर कौन होता है, लीडर क्या करता है, लीडर कैसे बनता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, कल्चरल पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ये सब कुछ तो हमने देख लिया। अब सोचना ये होगा कि इस सारी बात की रोशनी में, सारी बात के पस मंजर में डिसीजन कैसे लेना है, फैसला कैसे करना है, एंड दैट इज परहैप्स द मोर ट्रिकी पार्ट ऑफ इट, कि फैसला करने के लिए अब आपको किन चीजों की जरूरत है, किन एस्पेक्ट्स की जरूरत है, फैसले के ऊपर लोगों ने क्या तहकीक की है। सो इंशाल्लाह ताला विद ऑल द होप्स, ऑल द प्रेयर्स एंड ऑल द केयर्स, नेक्स्ट टाइम विल बी जॉइनिंग विद द सेम enthusiasm to discuss the decision making aspects, or till then jazakallah khair for today, hope to see you next time. Khuda Hafiz ji।